हेलो माय स्टूडेंट, आज बताएंगे केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ और वो भी कि हाउ टू क्वालिफाई जे एडवांस केमिस्ट्री। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में तीन ब्रांच है। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अगर चाहें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, जैसे यहाँ पर भी दो पार्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक 1, इनऑर्गेनिक 2। ऑर्गेनिक में भी यहाँ दो पार्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक 2। फिजिकल में भी फिजिकल 1, फिजिकल 2। जितना भी 1 है, P1 है, I1 है, O1 है, ये P1, I1, O1, ये हो गया फॉर क्लास 11। और P2, I2 और O2, ये हो गया 12 का। मतलब 11 में फिजिकल आधा पढ़ाया जाता है, आधा आपको 12 में। उसी तरह इनऑर्गेनिक कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है, कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से ये 6 हो गया। और इस 6 में आपको दोनों स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी स्ट्रॉन्ग करना है। जब दोनों मिला के कहेंगे फिजिकल, तो फिजिकल में देखा जाए कि क्या क्या सिलेबस में है। तो फिजिकल में सिलेबस में अगर हम देखें कि क्लास 11 के लिए क्या क्या है, तो पहला मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री से जुड़ा हुआ है। उसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट में जनरल केमिस्ट्री। और जो दूसरा होगा वो आप बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तीसरा में आ जाएगा, बोल सकते हैं उसको, थर्ड में आप ला दीजिए प्रेडिक्टेबल, वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज। फोर्थ में हो गया आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स बॉन्डिंग, वो हो गया इनऑर्गेनिक का भी चीज। और पांचवा हो गया स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस में आता है, तो उसमें सॉलिड वाला पढ़ाई होता है 12 में जाकर के, सॉलिड स्टेट में। और 11 में गैस, आइडियल गैस, रियल गैस, और थोड़ा सा लिक्विड के बारे में पढ़ाया जाता है, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। और आइडियल गैस, रियल गैस थोड़ा सा जानना है। इसके बाद आएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो हो गया फिजिकल का। और उसके बाद हो गया इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें भी दो आएगा, एक आएगा माने केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम चैप्टर से नाम जाना जाता है। ये 11 का जो बताया, कुछ इनऑर्गेनिक बताया, कुछ फिजिकल बताया। 12 क्लास का फिजिकल में जाएंगे तो सॉलिड स्टेट और फिर सॉल्यूशन, फिर मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में अगर और देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि एक पीरियोडिक टेबल था, केमिकल बॉन्डिंग था, फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड हो गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, और फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर उसी तरह अगर 12 में अगर जाएंगे तो 12 क्लास के लिए दिखेगा मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इसका रहता है, जिंक का है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, कैसे उसको प्यूरिफाई में प्राप्त करते हैं। और साथ में आएगा मतलब P ब्लॉक का कुछ पार्ट, जैसे पीरियोडिक टेबल का 15 नंबर ग्रुप, 16, 17 और 18। और S ब्लॉक जो पढ़ाई होता है वो 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, ये 11 क्लास में है इनऑर्गेनिक में। P ब्लॉक में भी 13, 14 वो 11 क्लास में है। और उसी तरह
डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो 12 क्लास का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 क्लास, सब इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक में अगर देखेंगे तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानता है, 11 में पढ़ाई होता है। और साथ ही हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन है, 4 चैप्टर। और उसके बाद 12 क्लास का देखेंगे अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, एमीन और डायमोनियम सॉल्ट। फिर उसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स है, फिर उसका पॉलीमर्स है, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। कहने का अच्छा खासा है। तो अब सिलेबस भी आप सीबीएसई का सिलेबस और जो आईआईटी जे एडवांस का सिलेबस है लगभग एक ही हो गया है। और इस लेटेस्ट जो अभी जो सिलेबस रिवाइज सिलेबस हुआ है 2023 के जे एडवांस में, तो बेहतर है ये तीनों में से कम 2 चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम डिसाइड दे देते हैं कि कौन 2 अच्छा होना चाहिए, तो आपके मन पर है, लेकिन हम इसमें तो चॉइस दे देते हैं कि तीनों में सबसे आसान है इनऑर्गेनिक, इसलिए इनऑर्गेनिक को जरूर कीजिए। और इनऑर्गेनिक 33%, ये 33%, इसको मान लीजिए 34%। तो इस तरह से 100 हो गया। और ये इनऑर्गेनिक को करना है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक उठाइए और एनसीईआरटी बुक का जितना चैप्टर्स है 11 और 12 का सारा पढ़ जाइए और डिटेल में पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। और फिर आईआईटीज की जो क्वेश्चन बैंक होते हैं 1979 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद उस सबको अभ्यास करिए। और अब ये दोनों में चॉइस है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिसका फिजिकल अच्छा रहता है उसका ऑर्गेनिक चौपट रहता है, ऑर्गेनिक अच्छा रहता है तो फिजिकल चौपट रहता है। तो इसलिए दोनों में किसी एक में डिसाइड कीजिए। तो जिनका भी मैथ और फिजिक्स अच्छा रहता है, मैं जानता हूँ कि लगभग सभी कोई इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम 2 नंबर में दे दिए और ये लास्ट में 3 नंबर रखे हैं। या कहिए कि मेरे अनुसार हम अपना सोच लिए हैं कि नहीं, इसको कैंसिल कर दिए, अर्थात देना होगा तो 1 नंबर 2 नंबर, और अगर सेलेक्ट करना है तो इसको तीसरा नंबर में आएगा 1 2 3। लेकिन हमने कहा है कि 3 में से कोई 2 भी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काफ़ी है, क्योंकि आप चाहिएगा कि नहीं हम केमिस्ट्री में आता है पेपर 1 जो 9 बजे से 12 बजे होता है, फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है 2.5 घंटा का ब्रेक दे करके 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, तो उस सेकेंड पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 में भी रहेगा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इसको सोच लीजिए, मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। उसी तरह पेपर 2 भी रहेगा तो उसमें भी मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और ये दोनों ऐड करके ओवरऑल हो गया टोटल। तो इसको सोचिए, मैथ 1 ये P1 C1, मैथ 2 P2 C2, ये फर्स्ट सेटिंग का है, ये सेकंड सेटिंग का है। तो M1 M2 दोनों मिला दीजिए, यही हो गया मैथ। और P1 P2 ये हो गया फिजिक्स, C1 C2 हो गया केमिस्ट्री। तो आपको जो क्वालिफाई करना पड़ता है ये मान लीजिए ओवरऑल है, टोटल, ग्रैंड टोटल। तो आपको पहले देखेगा, मान लीजिए कि मैथ्स, ये वाला मैथ्स इसमें ज़्यादा है या कम है इससे कोई मतलब नहीं है। x का नंबर y का नंबर ऐड करके जो ओवरऑल नंबर होगा ये नंबर में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसी तरह इसमें कम आया, इसमें ज़्यादा आया, मिला करके अगर ये क्वालिफाई कर गए तो दूसरा क्वालिफाई करना जरूरी है। उसी तरह ये दोनों में भी इसमें कम आया, इसमें ज़्यादा आया, तो अलग अलग क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप ओवरऑल इसको क्वालिफाई कीजिए। अगर ये और ये पास कर जा रहे हैं और लास्ट में ये ग्रैंड टोटल में भी निकल जा रहे हैं तो आपका मतलब आईआईटी जे एडवांस में सिलेक्शन होगा। मैंने आईआईटी जिसको हम लोग बोलते हैं जेई एडवांस, यही आईआईटी जो जेई एडवांस है इसमें आपको क्वालिफाई करने का चांस है, तो इसलिए कोशिश कीजिए। इसमें अगर पेपर 1 खराब होता तो घबराना नहीं है, पेपर 2 अच्छा हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों मिला करके एक क्वालिफाई, दूसरा क्वालिफाई, तीसरा क्वालिफाई, चौथा क्वालिफाई। जानते हैं इसमें 18 क्वेश्चन रहता है, इसमें 18 क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन, यहाँ भी 18 क्वेश्चन, यहाँ भी 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है। आपको केमिस्ट्री का बता रहे तो यहाँ भी समझिए 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 बना ले तो बहुत अच्छा है, माने क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये है
minimum marks to qualify in IIT, है ना, या बोल सकते हैं जेई एडवांस। और ये सभी के लिए है, मतलब फॉर ईच एंड एवरी पेपर्स, चाहे फिजिक्स हो तब भी 3/18 चाहिए, केमिस्ट्री में भी उसी तरह है, मैथ में भी उसी तरह है। मतलब लिख देते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में कौन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये तीनों का इंडिविजुअली 3/18। अगर अच्छा करना है तो 3/18 से आप अच्छा कर सकते हैं। 0 डबल कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, 6/18, ये ज़्यादा अच्छा है। 6/18 मैंने 1/3 33% नंबर हो गया। इससे अच्छा हो गया 9/18, इससे अच्छा हो गया 12/18, और ये आंसर हो गया। अगर काटेंगे तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा ये 6 दूना 12, 6 3 18, मैंने 2/3 67% अच्छा रैंक मिल जाएगा। और 15/18 और ये 18/18। तो जनरली आपको क्वालिफाई करना है तो इसलिए पहले इस पर ज़्यादा मत सोचिए, और फिर इसको भी मत सोचिए, इसको भी मत सोचिए। क्वालिफाई करना है तो आप इसको खाली फोकस कीजिए, इसको फोकस करिए। क्वालिफाई करने का पहले सोचिए, क्योंकि हर आदमी जानता है कि जब 10th क्लास पास करके आता है तो बहुत उत्साह रहता है कि भाई हमको IIT दे देंगे, एक बार एग्जाम देंगे, IIT को फोड़ देंगे और कंफर्म मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो 11th का डेप्थ पढ़ता है तो दिखाई देता है 11 में तो 70% पढ़ लेना पड़ता है, यहीं आके 30% रहता है 12 में। तो आदमी को अपना औकात समझ में आ जाता है कि नहीं हमसे अब नहीं होगा, तब धीरे धीरे सोचता है चलो 12 पास करेंगे। और जब 12 में आता है तो देखता है अब तो 12 के 50% पास करने से IIT निकलेगा नहीं, क्योंकि 11 का चीज़ क्लियर नहीं है। तब सिर्फ स्कूल पास करने का सोचता है, और जब स्कूल नज़दीक आ जाता है तो पता चलता है स्कूल भी पास नहीं करेंगे तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसा स्थिति ना बने, इसके लिए बेहतर है तैयारी करने का कि 9 में तैयारी करिए, 10 में तैयारी कीजिए, 11 में कीजिए, 12 में कीजिए, यहीं से तैयारी चालू कीजिए। पहले यहाँ कीजिए कुछ, क्योंकि 9 11 से मिलता है, फिर यहाँ तैयारी कीजिए, फिर यहाँ तैयारी कीजिए, और फिर यहाँ तैयारी कीजिए। ओके, और कोई चाहे तो थोड़ा इससे भी नीचे 6 7 8 जब जूनियर क्लास में वहीं से तैयारी चालू कर दीजिए। बेसिक चीज क्लियर कीजिए यहाँ पर, एलिमेंट्री चीज, और तब यहाँ पर आके एडवांस चीज पढ़िए। यहाँ एडवांस, यहाँ बेसिक, माने मेन, इसको ऐसे बोलिए मेन। जैसे होता है ना जेई मेन, जेई एडवांस, तो मेन का यहाँ पर थोड़ा सोचिए, बेसिक आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया। ये हम नहीं बोल रहे कि जेई मेन का तैयारी यहाँ करना है, यहीं पर तो हो जाएगा जेई मेन का भी और एडवांस का भी, दोनों प्लस में है, साथ में है। लेकिन यहाँ पर मेन नाम वर्ड लिख करके हम लिख देते हैं बेसिक। बेसिक मतलब आप 6 7 8 में कुछ बेसिक चीज क्लियर कीजिए, जैसे कि आप आराम से 11 12 की बात समझ सकें। ओके, तो अब आइए कि ये बात तो मैंने समझा दिया, और ये NCERT बुक से पढ़ने का मैंने कहा, लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT से नहीं होगा। तो इसके लिए कोई भी एक एडवांस बुक उठाइए, स्टैंडर्ड बुक उठाइए, और उस बुक का थॉरली पढ़िए। अब चूंकि किताब बाजार में बहुत है तो हम किसी एक का अगर नाम लेंगे तो अन्याय है, क्योंकि और बुक वाले लोग भी क्लेम करेंगे कि सर ने आप क्यों बताया एक ही पार्टिकुलर किताब का, आप और किताब का भी तो नाम देते। इसलिए हम वो पार्शलिटी यहाँ नहीं करना चाहते हैं। आपको जो बेस्ट लगे, जिसमें कि कम से कम BSc ऑनर्स तक का मैटर हो, तो वो बुक को पकड़िए, ऑर्गेनिक का पढ़िए। और उसी तरह अगर फिजिकल का पढ़ना है तो भी कोई बहुत सी किताब है मार्केट में, उस किताब को भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको पर्सनली जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, तो हम आपको पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का पर्सनल बुक दे देंगे कि क्या करने से सही होगा। ओके, तो इस तरह से ये एक जनरल आइडिया हुआ। अगर ये भी खाली बन जाए 33% और ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो समझिए हम तो यहाँ पर दिए हैं 17%, 17 और 33 तो डबल हो गया, तब तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये 3/18 माने हो गया 1/6, और 1/6 का मतलब हो गया हाफ इंटू 1/3, हाफ माने 50%। अब 50% का 1/3 क्या हो गया, राउंड में 17%, और ठीक है इसका डबल है तो 34%, 33%। तो आप इनऑर्गेनिक तीनों में से क्या जरूरत है, तीनों पढ़ने का। अगर एक भी थॉरली और डेप्थ में पढ़े हैं, और इसके लिए मैं किताब नाम बता दे रहा हूँ। एक किताब का नाम होगा NCERT बुक,
और साथ में जोड़ लीजिए जेडली। ये 2 किताब पढ़ लीजिए, इनऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये नहीं कि मतलब इधर उधर 50 की बुक पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक के लिए मैं कहता हूँ सफिशिएंट है। ओके, अब आइए कि थोड़ा सा कुछ इस टॉपिक पर कुछ बता भी दे, तो हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जो बता देते हैं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो सभी को पता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बहुत से मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा हो गया POAC मेथड, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में ABCD लिख दीजिए और दोनों तरफ का मतलब जो भी ईच एंड एवरी एटम्स है उसका जो भी नंबर ऑफ एटम है बराबर कर दीजिए, बहुत सा इक्वेशन मिलेगा ABCDEF के रूप में। और किसी ABCDEF में किसी एक का वैल्यू 2 या 3 या 4 बैठा दीजिए, A की जगह या B की जगह, इक्वेशन सॉल्व कीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मालूम चल जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूरा मालूम होना चाहिए। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मालूम रहेगा तभी बनता है। तीसरा हो गया पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड क्या है? जैसे कोई रिएक्शन ऐसा है जिसके कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, 16 है, 12 है, 8 है, जो कि पॉसिबल नहीं है याद करने का, तो आप उसको स्प्लिट करके माने पार्शियल से टुकड़े टुकड़े करके रिएक्शंस को निकालते हैं। 2 स्टेप में या 3 स्टेप में या 4 स्टेप में, सबको जोड़ देने से ओवरऑल रिएक्शन निकल जाता है। तो इस तरह से पार्शियल रिएक्शन बहुत पावरफुल है, इसको भी सीखिए। और चौथा में हो जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फिर और एक मेथड है जिसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और लास्ट में हो गया एक्सपीरियंस मेथड। ये क्या है? कोई मेथड नहीं लगाया, सीधा रट्टा मार वाला दिमाग लगाया और जितना भी रिएक्टर लिखा हुआ है LHS में, सपोज करो LHS में लिखा हुआ है A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, आंसर में मान लीजिए D है, E है, F है, और बैलेंस करना है तो अपने मन से यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल a, यहाँ कुछ स्मॉल b मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल c मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f। कहने का मतलब है ये सब कहलाता है, स्मॉल वाला जो दिख रहा है ABCD, ये सब कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप रिएक्टेंट का भी नाम रट जाइए, प्रोडक्ट का भी नाम रट जाइए, कोएफिशिएंट भी रट जाइए, डायरेक्ट एक तो कंपाइलर जैसा रट करके पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन को रट जाइए। तो वो भी एक मेथड है, उसी को मैंने कहा रट्टा मार मेथड या एक्सपीरियंस मेथड, कि भाई बहुत एक्सपीरियंस है उनको, सब लिख दिए। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज के टॉपिक्स में मैं तो थोड़ा सा इसका बारे में बता देता हूँ, घर में अपना ट्राई करिएगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। क्या है प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम्स में है जैसे कि एक है फेरस, तो फेरस और ये आयन है और ये रिएक्ट कर रहा है किससे? तो समझ लीजिए कि डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन से, वो भी किस मीडियम में? तो एसिडिक मीडियम में। और आंसर में यहां कुछ आएगा, यहां कुछ आएगा, माने फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। सोचिए कि यहाँ क्या आ रहा है, उस नाम को लिखना है, फिर यहाँ क्या आ रहा है उसका नाम लिखना है, और फिर यहाँ पर एक वर्ड लिख दे रहे हैं जिसको बोल सकते हैं कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए बनाना कैसे, कैसे बनेगा? तो इसको बनाने का टेक्निक होगा कि एक फेरस आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, ये सब रेडिकल्स है।
तो दोनों में से किसी को उठाइए, डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन जो है एक कंपाउंड पड़े होंगे डी ब्लॉक में, एलिमेंट का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम का जो कंपाउंड होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखेंगे तो उसका फार्मूला पता है कि K2Cr2O7 होता है। यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसी को जब स्प्लिट करेंगे तो एक दिखेगा पोटेशियम और एक दिखेगा डाइक्रोमेट, और ये दो बार है। तो पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है कोई कंपाउंड में, और आइसोलेटेड रखा तो 0, और इसका 2 है स्पीसीज, तो यहाँ 2 लिख दिए। और डाइक्रोमेट जो मिलेगा एक ही तो है, और इसमें लिख देंगे 2-, और ये 2 पार्ट में बट गया। ये हो गया बेसिक रेडिकल, ये एसिड रेडिकल, यही है एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल, और ये हो गया बेसिक रेडिकल। ओके, जो ज्यादा है प्लस है बेसी, बेसी माने बेसिक, ये बेस से मिलता है, ये एसिड से मिलता है। तो बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कहीं पर लिख दिए एसिड HCl, बेस लिख दिए NaOH, इसको रिएक्ट कराए तो क्या होगा? ये H+ है, ये OH- है, ये Na+ है, Cl- है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो समझ सकते हैं कि ये मिलेगा यहाँ पर NaCl, और H और OH ये प्लस और माइनस मिलके वाटर, और चार्ज कैंसिल हो गया। और यही वाला जो है सॉल्ट हो गया, और ये सॉल्ट में, इस सॉल्ट में इसको ऊपर लिख देते हैं सॉल्ट है ना, या नीचे भी लिखने से ठीक था। ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, और ये वाटर है। तो जब भी एसिड बेस का रिएक्ट होकर जो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजर रिएक्शन। और ठीक उल्टा, सॉल्ट में वाटर मिला रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तब बनता है एसिड और बेस, रिवर्स रिएक्शंस में। और इसी में एसिड रेडिकल कौन हो गया? तो यहाँ जो देख रहे हैं कि ये जो Na+ मिला, कहाँ से मिला? तो ये मिला समझिए NaOH से, यहाँ से मिला, तो ये वाला कहलाएगा बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, और ये Na+ हो गया, यहाँ से निकल के बेसिक रेडिकल, माने ये बेस दे रहा है बेसिक रेडिकल Na+। और वही अगर Cl को देखें तो ये Cl कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है Cl, यहाँ से मिल रहा है, ये वाला यहाँ Cl, तो इसलिए ये मिल गया तो एसिड रेडिकल, यहाँ लिख देंगे एसिड रेडिकल। सिंपल है, एसिड के अंदर से मिला Cl- इसलिए एसिड रेडिकल, और ये बेस से मिला Na+ यहाँ पर, इसलिए एसिड रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल और ये एसिड रेडिकल, और ये मिलके सॉल्ट हो गया। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है तो न्यूट्रल एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता है ये वीक रहता है तब उसमें एसिडिक सॉल्ट, अगर उल्टा रहता तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों वीक रहता है तो कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो जब हाइड्रोलिसिस सॉल्ट पढ़ते हैं तो 4 केस दिखाई देता है। कैसे दिखाई देगा? कि ये वाला जो है एसिड रेडिकल है कि बेसिक रेडिकल है कि न्यूट्रल है, उसके अनुसार ये 4 केस होगा। लेकिन दोनों वीक होगा तो नहीं होता हाइड्रोलिसिस सॉल्ट। तो सब पढ़ाने का चीज है। अब इसको देखिए बनाएंगे कैसे? तो पहले लिखते हैं डाइक्रोमेट, यहाँ से देखने से पता चला डाइक्रोमेट है Cr2O7 और अब इसको कन्वर्ट करना, तो याद रखिए हमेशा एसिड रेडिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमियम 3+ में। ये है मेन कॉन्सेप्ट, एसिडिक में क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा। अब बनाने का कॉन्सेप्ट में खाली याद रखिए, जो शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक का नाम है C, एक का नाम है H, एक का नाम है O, एक का नाम है R। अब मिला करके हो गया चोर, CHOR, चोर। तो ये जो चोर है, ये C का माने चार्ज, H का मतलब ये हो गया एसिडिक में H+, बेस में आएगा OH-, और ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन में आएगा वाटर, और ये भी 1:1, एक एटम चाहिए ऑक्सीजन का तो एक मॉलिक्यूल, 1:1 रेशियो। यहाँ भी ये 1:1 रेशियो है, ये भी 1:1 का कंसेप्ट चलता है, ये भी 1:1। मतलब हुआ कि अगर आपको एक
एटम ऑक्सीजन दिख रहा है तो उसके लिए 1 मोलेक्यूल, अगर 2 एटम दिख रहा है तो 2 मोलेक्यूल, 3 दिख रहा है तो 3, मतलब रेशियो सेम रहेगा। यहाँ भी उसी तरह अगर ये 5 है तो ये 5 एटम की जगह 5H प्लस आएगा, ठीक है। और चार्ज हो गया, और ये हो गया R माने अदर्स। तो पहला काम करना है ये वाला, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, बस इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और ये पूरा इनऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब खतरनाक टॉपिक्स है। तो आइए इसको इतना कर दिए। अब बैलेंस करने के लिए पहले मैंने क्या कहा था, अदर बैलेंस करना है। किसको छोड़ के? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दे। ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो सोचना नहीं है। तो अब क्या आया, चार्ज लास्ट में बैलेंस करेंगे तो फर्स्ट में अदर बैलेंस। तो अदर एटम कौन हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, और चार्ज दिखना ही नहीं है क्योंकि चार्ज तो लास्ट में बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन तीसरा नंबर में करेंगे, ऑक्सीजन 2 में करेंगे। तो अदर में कौन हो गया? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो अदर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के क्रोमियम हुआ। तो क्रोमियम का गिनती देख रहे हैं यहाँ पर जो रहता है, मतलब इसको बोलते हैं सफिक्स, आगे में रहता है प्रीफिक्स। तो यहाँ पर सफिक्स में 2 दिया हुआ है, तो 2 इसका माने एटम दिख रहा है, 2 एटम प्रेजेंट है क्रोमियम का, यहाँ एक ही है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ठीक है। तो जल्दी बनाना, इसका एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं। तो चार्ज अदर वाला, सॉरी जो अदर एटम हो गया बैलेंस्ड हो गया। इसके बाद देखना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन देखिए इधर में कितना है, 7 एटम है। तो मैंने कहा था 1:1 है, तो 7 एटम ऑक्सीजन है, तो ये 7 वाटर जोड़ना पड़ेगा। तो 7 वाटर जोड़ देंगे यहाँ पर। जैसे ही 7 वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसके चक्कर में हाइड्रोजन 14 बढ़ गया। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 14 बढ़ गया, एसिडिक मीडियम है, ये 1:1 है, तो 14 हाइड्रोजन हो गया, तो 14H प्लस देना पड़ेगा। तो 14H प्लस इधर में जोड़ दीजिए। और अब देखेंगे लास्ट में चार्ज, तो यहाँ +1 × 14 +14, और यहाँ पर आगे में कुछ नहीं, माने एक जो है स्पेसिस, तो 1 गुना -2 -2 और +14 मिलके हो गया +12। और यहाँ पर 2 गुना 3, क्योंकि ऐसा स्पेसिस 2 है, तो 2 गुना 3 +6, तो +6 और 12 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दें तो देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से ये माने ऑक्सीडेशन नंबर कितना था क्रोमियम का ओवरऑल, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +6। कैसे? ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 7 -14, पोटेशियम का +1 +1 × 2 +2 मिलके हो गया -12। तो इसका माने कार्बन का क्रोमियम का +6 होना चाहिए, तो +6 × 2 12 हो जाएगा, तभी ना इसका ओवरऑल 0 होगा। तो ये +6 था 1 का, और जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +12 हो गया। इसका माने एक स्पेसीज लिए हैं, तो एक स्पेसीज में यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा 2 गुना करके यहाँ पर हुआ, तो 3 गुना 2 6 हुआ, तो 12 से 6 हुआ, इसलिए 12 से 6 का माने 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकालना होगा तो इसके जगह में पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलकुलर वेट निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है एक के लिए, तो एक के लिए 6 है, 6 से डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट वेट भी निकल जाएगा। अब ये हो गया, चूंकि 12 से 6 हो रहा ओवरऑल में, इसलिए रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये प्रोसेस का नाम है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है लेकिन एजेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग। जिसका रिडक्शन होता है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब आया एक और है फेरस, तो फेरस के लिए Fe लिखेंगे, और अस अधिक होता है तो अस का 2 होता है, कम होता है, इक का ज्यादा होता है। तो फिर इसको बैलेंस करेंगे, तो ये कैसे बैलेंस होगा इसको देख लीजिए। तो बैलेंस होने का कॉन्सेप्ट होगा, पहले अदर बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो कैसे होगा? आयरन बैलेंस करना है, तो आयरन तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन है ही नहीं, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन है ही नहीं, बैलेंस है। चार्ज में यहाँ 2 देख रहे हैं, +2 यहाँ +3, तो बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो गया। तो ये बैलेंस्ड हो गया, ये कहलाएगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? कि +2 से +3 हो गया, माने प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन, बट ये एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये भी पूछता है, इसलिए मैं इसको बता दिया। अब इसको यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा, तो ओवरऑल इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर
इतना लिख दे रहे हैं एक बार, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग किसको किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये LHS में 1 2 3 दिख रहा है, RHS में दिख रहा है सिर्फ ये 6 टाइम्स। सब LHS को जोड़ेंगे, इधर RHS में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और इसका 6 इलेक्ट्रॉन, LHS RHS का कैंसिल। तो इधर में क्या दिखेगा, तो दिखेगा Cr2 O7 और इसका 4 जो दिखाई दे 2 माइनस वो लिखना होगा, तो 2 माइनस, अब प्लस में दिखेगा 14H प्लस वो लिख देंगे, और इसके बाद ये वाला आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ Fe2 प्लस, LHS का हो गया कंप्लीट। और एरो मार्क देके RHS का लिखेंगे, तो RHS में क्रोमियम 2 प्लस 2 लिख के 3 टाइम्स ये आ गया, वाटर आ गया 7H2O, वाटर में 7H2 ऐड कर दिए, और अब यहाँ पर दिखेगा 6Fe3 प्लस 6Fe3 प्लस, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। यही है ओवरऑल रिएक्शन, तो इस तरह से देखिए ये इक्वेशन बैलेंस करने का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, फेरस आयन एक ये था, दूसरा था डाइक्रोमेट आयन, तो ये डाइक्रोमेट आयन है, ये फेरस आयन है, तो इसके फेरस आयन का सिंबल लिखना पड़ेगा Fe2 प्लस, इस पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। फिर यहाँ पर ये क्रोमियम वाले में डाइक्रोमेट में कुछ भी नहीं मल्टीप्लाइड होगा, चार्ज में 2 माइनस रहेगा, फिर 14H एक्स्ट्रा जुड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 2 को क्रोमियम 3 प्लस, फिर 7H2O आएगा प्लस 6Fe भी आएगा, इसलिए प्लस दे करके एक लिखे थे ये वाला आंसर्स, यहाँ से किए तो ये आया एक आंसर्स, और दूसरा ये था, तो 1 2 था फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा भी है, इसलिए प्लस करके इसी में एक तो और दिखा दीजिए। ऐसे एक जगह 2 जगह 3 जगह भरना था, और यहाँ 2 जगह में ये दोनों भरना था, और भर करके ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो H2O2 चैप्टर का पढ़िए या KMnO4 का रिएक्शन पढ़िए, केमिकल प्रॉपर्टीज, या K2Cr2 का पढ़िए, या HNO3 का पढ़िए, या H2SO4 का पढ़िए, किसी भी रिएक्शन को पढ़िए, हमेशा पार्शियल मेथड्स इतने मेथड दिए, बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में थोड़ा कमांड कीजिए, और ये जो मैंने लिख दिया है CHOR है ना, तो ये सब मिला करके CHOR है, समझ रहे हो CHOR मैंने क्या हुआ, चोर और डकैत, तो वही है, इसी पर ये पूरा आंसर खत्म हो गया। और अभ्यास कीजिए, क्योंकि देखिए अभ्यास करने से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि एप्लीकेशन रहता है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ए मेथड दोनों सही होना चाहिए, बी मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छा है ये फालतू है, और सी में क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, और डी में तो भगवान भरोसे है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सी लेवल भी एक ऐसा टेक्निक है जो आप कोई भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके आप अभ्यास कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट खाली मालूम रहे। तो सी लेवल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जे एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पूरे होश आवाज के साथ जो भी अभी टाइम बचा हुआ है इनऑर्गेनिक का पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ जाइए, और 33% यही का अगर आधा भी बन जाएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा केमिस्ट्री में। ओके, और फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा मैथ और फिजिक्स है, पूरा फिजिक्स का लॉ लगता है, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो ये थोड़ा हेल्प करेगा ही। ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़े तो घबराइए मत। अब बहुत बच्चा लोगों क्या होता है, ऑर्गेनिक पढ़ना रहता है और ये दोनों गायब रहता है, पता चलता है ऑर्गेनिक का ऐसा फालतू भयानक क्वेश्चन है कि एक भी नहीं बना, लेकिन ये सब क्या है, कंफर्म है कि इनऑर्गेनिक बन जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी बुक पढ़िए और रिजल्ट को पाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। सी यू अगेन, बाय।